हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एटर्नल एक्सप्लेनर चैनल में। आज हम दोबारा से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं रिवरेंड इंसैनिटी। तो चलो फटाफट से चैप्टर 13 स्टार्ट करते हैं। करीब 300 साल पहले गु युए क्लान में एक अद्भुत जीनियस पैदा हुआ था। वो बहुत ही काबिल था और कम उम्र में ही रैंक 5 गु मास्टर बन चुका था। यहाँ तक कि उसके आगे और भी बढ़ने की बहुत बड़ी संभावना थी। उसका नाम पूरे किंग माओ माउंटेन में गूंजता था। उसके आगे का भविष्य बहुत उज्जवल था और क्लान की नज़रों में वही सबसे बड़ी उम्मीद और जिम्मेदारी का प्रतीक था। गु युए क्लान के इतिहास में सबसे ज्यादा उसी का जिक्र होता है। वही चौथा क्लान हेड था। लेकिन अफसोस, उसने अपने लोगों की रक्षा करते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। उसने एक बराबर ताकत वाले रैंक 5 गु मास्टर उस डिमोनिक फ्लावर वाइन मंक से लड़ाई की। लड़ाई बेहद भयंकर थी, लेकिन आखिर में उसने फ्लावर वाइन मंक को हरा दिया। कहते हैं कि फ्लावर वाइन मंक घुटनों के बल बैठकर उससे दया की भीख मांगने लगा था। मगर चौथे क्लान हेड की थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ गई। फ्लावर वाइन मंक ने अचानक पीछे से वार कर दिया। गुस्से में चौथे क्लान हेड ने उसे वहीं खत्म कर दिया, लेकिन अपने भारी जख्मों की वजह से वो भी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाया और अकाल मृत्यु का शिकार हो गया। ये दुखद घटना पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही और आज भी गु युए क्लान के बीच एक मशहूर कहानी बन चुकी है। लेकिन फैंग युआन अच्छी तरह जानता था कि इस कहानी पर यकीन नहीं किया जा सकता। इसमें एक बड़ा झोल है। उसकी पिछली जिंदगी की यादों में अब से ठीक 1 महीने बाद एक गु मास्टर जिसे उसकी प्रेमिका ने ठुकरा दिया था, शराब पीकर गांव के बाहर गिर पड़ा था। वो इतना नशे में था कि मानो मछली जैसा लुढ़क रहा हो। शराब की तेज गंध के कारण वहां अचानक लिकर वर्म आ गया। उस गु मास्टर ने लिकर वर्म का पीछा किया और आखिर में एक गुप्त भूमिगत गुफा में फ्लावर वाइन मंक का शव पाया। साथ ही उसका ट्रेजर और विरासत भी मिली। वो भागते हुए क्लान वापस आया और सबको इसकी खबर दी, जिससे पूरा गांव हलचल में आ गया। आखिर में हालात शांत हुए तो उस गु मास्टर को भी फायदा हुआ। उसे लिकर वर्म मिल गया, उसकी कल्टीवेशन बढ़ गई। जो लड़की उसे छोड़कर चली गई थी वो फिर से उसके पास लौट आई और कुछ समय तक वो गांव का चर्चित चेहरा बन गया। कहानियां जब पीढ़ियों तक सुनाई जाती हैं तो उनका रूप बदलना लाजमी है। लेकिन फैंग युआन की यादों में ये गु मास्टर की ट्रेजर खोजने वाली बात काफी सच्ची लगती थी। फिर भी उसे हमेशा लगता रहा कि इसमें कुछ और छिपा हुआ है। वो सोचता रहा, शुरू में मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन इन दिनों जब मैंने खोज और विश्लेषण किया तो साफ महसूस हुआ कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। अगर मैं उसकी जगह होता और मुझे फ्लावर वाइन मंक का ट्रेजर मिलता तो क्या मैं सब खुद नहीं रख लेता? क्यों क्लैन को बताता? क्लैन ऑनर की बात छोड़ो, हर इंसान के दिल में लालच होता है। आखिर ऐसा क्या था जिसने उस गु मास्टर को अपने लालच को कुचलकर सब क्लैन को बता दिया? सच तो हमेशा इतिहास की धुंध में छिपा रहता है। फैंग युआन ने बहुत दिमाग लगाया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। सुराग बहुत कम थे। जो भी थे वो सच भी हो सकते थे और झूठ भी, इसलिए उन पर पूरी तरह भरोसा करना मुश्किल था। वो खुद के बारे में सोचने लगा, मेरे पास इस हरे बांस की शराब का घड़ा खरीदने के बाद सिर्फ 2 प्राइमेवल स्टोन्स बचे हैं। अगर ट्रेजर नहीं मिला तो मैं बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। आज आखिरी दांव है, या तो सब कुछ मिलेगा या सब खत्म हो जाएगा। असल में उसके पास प्राइमेवल स्टोन्स इतने नहीं थे कि वो किसी गु वर्म को रिफाइन कर सके। तो फिर क्यों ना इन्हें शराब पर लगाकर लिकर वर्म पाने का मौका बढ़ाए। दूसरे लोग होते तो शायद प्राइमेवल स्टोन्स बचाकर रखते, लेकिन फैंग युआन के लिए वो बहुत धीमा रास्ता था। उसे रिस्क लेना ज्यादा पसंद था। डिमोनिक फैक्शन वाले वैसे भी रिस्क उठाने के लिए मशहूर हैं। इस वक्त रात गहरी हो रही थी। आसमान में चांद एक धनुष की तरह टेढ़ा दिख रहा था। बादलों ने मूनलाइट ढक रखी थी, मानो चांद पर एक पतली परत चढ़ा दी गई हो। पिछले 3 दिन और 3 रात लगातार बारिश हुई थी। अब उस बारिश ने पहाड़ों की गंदी हवा को धो डाला था और चारों ओर ताजगी ही ताजगी थी। ये हवा इतनी साफ और शुद्ध थी जैसे सफ़ेद कागज हो, और शराब की खुशबू को चारों तरफ फैलाने में मददगार थी। यही फैंग युआन का पहला भरोसा था। पिछले 7 दिन की खोज बेकार नहीं गई थी। कम से कम उसे ये तो पता चल गया कि फ्लावर वाइन मंक उन जगहों पर नहीं मरा था। यही दूसरा भरोसा था। बांस के जंगल में घास घनी घनी थी, सफ़ेद फूल हर जगह फैले थे और बांस की डंडियां सीधी खड़ी थीं, मानो हरे पन्ने की छड़ें हों। फैंग युआन ने शराब का घड़ा खोला, तुरंत गहरी खुशबू फैल गई। ग्रीन बैम्बू वाइन को गु युए गांव की सबसे उम्दा शराब कहा जाता था। यही तीसरा भरोसा था। वो मन ही मन बोला, ये तीनों वजह आज इकट्ठी हो गई हैं। अगर आज लिकर वर्म नहीं मिला तो फिर कभी नहीं मिलेगा। उसने धीरे धीरे शराब का घड़ा झुकाया और पत्थर पर कुछ बूंदें टपकाईं। अगर कोई शिकारी ये देखता तो पागल हो जाता। आखिर ये शराब पूरे 2 प्राइमेवल स्टोन्स की कीमत की थी। लेकिन फैंग युआन बेफिक्र था। शराब की खुशबू हवा में घुलकर बांस के जंगल में फैलने लगी। वो कुछ देर वहीं खड़ा रहा, पर कोई हलचल नहीं हुई। दूर कहीं बुलबुल की आवाज़ सुनाई दी, जो घंटियों जैसी लग रही थी। फैंग युआन शांत खड़ा रहा। उसे कोई हैरानी नहीं हुई। वो कुछ 100 मीटर दूर गया और वहां भी शराब टपकाई। ऐसा उसने बार बार किया, अलग अलग जगहों पर शराब डाली। धीरे धीरे घड़े में बस थोड़ा सा ही शराब बचा। उसने घड़े को पूरी तरह उलट दिया और बोला, ये आखिरी बार है। बची हुई शराब घास और फूलों पर बिखर गई।
फूल शराब से भीगकर झुक गए। अब फैंग युआन आखिरी उम्मीद लिए खड़ा रहा और चारों तरफ देखने लगा। रात गहरी हो चुकी थी। चांद बादलों से ढका हुआ था। चारों तरफ काली परछाइयां थीं। बांस की डंडियां सीधी रेखाओं जैसी लग रही थीं जो फैंग युआन की आंखों में सीधी उतर रही थीं। वो चुपचाप खड़ा अपनी सांसों की आवाज़ सुन रहा था। धीरे धीरे उसकी आखिरी उम्मीद भी टूटने लगी। उसने मन ही मन कहा, आखिरकार असफल हो गया। आज 3 बड़ी वजहें मेरे पक्ष में थीं, फिर भी लिकर वर्म की झलक तक नहीं मिली। इसका मतलब है कि आगे सफलता की संभावना और भी कम होगी। अब मेरे पास सिर्फ 2 प्राइमेवल स्टोन्स बचे हैं और मुझे मूनलाइट गू भी रिफाइन करना है। अब मैं और रिस्क नहीं उठा सकता। रिस्क का नतीजा अक्सर निराशाजनक होता है, लेकिन जब नतीजा सही निकलता है तो फ़ायदा भी बहुत बड़ा होता है। फैंग युआन को रिस्क लेना पसंद था, लेकिन वो जुआरी नहीं था। उसके अपने हद थे और अपनी क्षमता का उसे पूरा अंदाज़ा था। उसका 500 साल का अनुभव उसे बता रहा था कि अब रुकने का समय है। जिंदगी अक्सर ऐसी ही होती है। कुछ सपने इतने करीब लगते हैं, इतने लुभावने होते हैं, पर कभी पूरे नहीं होते। लोग दिन रात उन्हें सोचते रहते हैं, बेचैन रहते हैं। वो हल्की मुस्कान के साथ बोला, यही तो जिंदगी की लाचारी है और शायद यही इसकी खूबसूरती भी है, और मुड़कर जाने लगा। तभी अचानक एक हल्की हवा चली। उसने आसमान के बादलों को हटा दिया। मूनलाइट फिर से चमकने लगी, मानो सफ़ेद जेट का दिया लटका हो और उसकी साफ रोशनी ज़मीन पर बिखर रही हो। मूनलाइट बांस के जंगल पर, चट्टानों पर, नदियों पर और फैंग युआन के चेहरे पर फैल गई। साधारण कपड़े पहने उसका चेहरा मूनलाइट में और भी उजला हो गया। अंधेरा पल भर में मिट गया और सब कुछ मानो सफ़ेद फूलों से भर गया। बुलबुलें भी फिर से गाने लगीं, इस बार अकेली नहीं बल्कि झुंड में। साथ ही ड्रैगनपिल क्रिकेट्स भी निकल आए। ये कीड़े सिर्फ रात में और मूनलाइट में सक्रिय होते थे। उनके शरीर हल्की लाल रोशनी छोड़ रहे थे, मानो लाल माणिक की बूंदें उछल रही हों। फैंग युआन ने देखा कि वो कीड़े हरे घास और फूलों पर कूद रहे थे, मूनलाइट में चमकते हुए। जंगल किसी जादुई तालाब जैसा लग रहा था। हरे बांस की डंडियां रोशनी में चमक रही थीं और चारों तरफ फूल खिले थे। प्रकृति अपनी खूबसूरती दिखा रही थी। फैंग युआन ठिठक गया, मानो किसी स्वर्गीय जगह पर आ गया हो। जाने ही वाला था कि उसकी नज़र वहां पड़ी जहां आखिरी शराब डाली थी। घास और फूल हिल रहे थे, लेकिन कुछ नहीं था। उसने खुद पर हंसते हुए नजरें हटा लीं। लेकिन तभी, जैसे ही वो मुड़ा, उसने अचानक सफ़ेद बर्फ जैसा एक धब्बा देखा। वो एक बांस की डंडी पर टंगा हुआ था, मूनलाइट में चमकता हुआ जैसे कोई मोती हो। फैंग युआन की आंखें चौड़ी हो गईं, उसका शरीर हल्का कांपने लगा, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो था लिकर वर्म।